महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं इस बार की नवरात्रि आप लोगों के जीवन में सुखमय, शांतिमय और खुशहाली भरी रही होगी। 2 साल बाद इस बार धूमधाम से सभी के शहरों में माँ की पूजा हो रही होगी, पंडाल सजे हुए होंगे, माँ के दर्शनों के लिए आप निकल रहे होंगे और माँ से यही दुआ मांग रहे होंगे कि माँ अब ऐसा पल जिंदगी में कभी मत लाना, हम सभी की जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि भर देना। तो आप सभी को बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं। दोस्तों, लेकर आया हूं एक लंबी मिस्टीरियस कहानी जो आपको बहुत मजा देगी, मगर पहले से बता दे रहा हूं कहानी पार्ट में होगी, तो जैसे जैसे कहानी क्रिएट होती जाएगी, पार्ट्स आते जाएंगे, तो कृपा कर वो लोग जो मैसेज डालते हैं सेकंड पार्ट कब आएगा, तो भैया अपने समय पे सब कुछ आता है। मेरे ख्याल से 2 या 3 ऐसे स्टोरीज हैं जिसको कंप्लीट नहीं किया हूं, उसके अलावा सारी स्टोरीज कंप्लीट किया हूं। कारण कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टोरीज ऐसी होती है जिनको फिर दोबारा बनाने का मन ही नहीं करता है, तो इसी वजह से शायद वो 3 स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है, मगर भविष्य में अगर कभी मन किया तो बिल्कुल बना दूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट और स्टोरीज इतनी ज्यादा दिमाग में चलती रहती है कि फिर बहुत समय तक कोई चीज छूट जाए तो दोबारा फिर उस पर वर्क करने में थोड़ा समय लग जाता है। तो ये स्टोरी कंप्लीट है, आपको बहुत मजा देने वाली है, सुनिए। दोस्तों, जो लोगों ने मैथ्स और फिजिक्स पढ़ा है वो लोग अनंत से बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। वैसे अनंत और अनंत के निशान से हम सभी परिचित हैं। एक ऐसी गणना जिसका कोई अंत नहीं होता है। अनंत ने हमेशा से ही वैज्ञानिकों को डराया है। ऐसा कहा जाता है वैज्ञानिक अनंत के वैल्यू से बहुत ज्यादा डरते हैं, मगर विज्ञान के क्षेत्र से निकलकर अगर यही अनंत किसी व्यक्ति के जीवन में फैल जाए, एक पैशाचिक, एक पारलौकिक घटना बनकर, तो क्या होगा? ये केस बाकी केसों से ज्यादा अलग है। अब जी, मेरा मतलब रूम नंबर 105 में जो पेशेंट है उसका केस बहुत ही अलग है। पेशेंट की केस हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते मैं बोल पड़ा, ओह वाओ, रिक्रिएशन फोबिया। ओहो, ये केस तो, अरे सॉरी सर, असली में उत्तेजना में इतना ज्यादा बह गया था कि इस पेशेंट के बारे में ऐसा बोलना उचित नहीं होगा। मगर ये पेशेंट भी अपने आप में बहुत अजीब है। देखो, रिक्रिएशन फोबिया बोलकर हम जानते हैं ऐसा इंसान जिसे किसी घटना की पुनरावृत्ति से डर लगता है, मगर ये पेशेंट अपने कमरे में अनंत के निशान बनाते रहती है। क्या? मैं ये बात सुनकर काफी आश्चर्यचकित हो गया। पेशेंट की केस हिस्ट्री में लिखा है उसे रिक्रिएशन फोबिया है, ऐसे में उसे किसी घटना की पुनरावृत्ति से डर लगना चाहिए, मगर ये पेशेंट अनन्या चौधरी अपने कमरे में इन्फिनिटी के निशान बनाते रहती है, और डॉक्टर राय का कहना है कि वो इन्फिनिटी को पसंद करती है। दोनों केस एक साथ कैसे हो सकते हैं? अब डॉक्टर राहुल, डॉक्टर चौधरी के बुलाने पर मैं अपनी भावनाओं से बाहर आया। मैं डॉक्टर राहुल सरकार आज से इस असाइलम का चीफ बनने जा रहा हूँ। डॉक्टर चौधरी आज रिटायर हो रहे हैं, इसलिए असाइलम के सारे केसेस वो मुझे अच्छे से समझा रहे हैं।
डॉक्टर, एक ही समय पर डर और पसंद करना दोनों कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखो राहुल, इस केस के बारे में मैं इतना कहूँगा कि तुम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर विश्वास करते हो क्या? पैरानॉर्मल एक्टिविटी या अलौकिकता से अनन्या चौधरी का क्या संपर्क है? वो तुम अभी समझ जाओगे। आओ उसके कमरे में चलते हैं। रूम नंबर 105 में पहुंचते ही मुझे कुछ अजीब नहीं लगा। जैसा असाइलम के बाकी कमरे हैं, एक खाट, पास ही में टेबल, मगर कमरे के चारों ओर नज़र घुमाते ही मैं चौंक पड़ा। ये क्या? कमरे के दीवालों के हर एक कोने में अनंत का निशान बना हुआ है। कई सारे कई रंग के कमरे में अब कहीं भी जगह नहीं बची है कुछ और बनाने को। कमरा जैसे एक भूल भुलैया में बदल चुका है। मैंने डॉक्टर चौधरी की तरफ देखा। उन्होंने खाट पर बैठी लड़की की तरफ इशारा किया। खाट पर एक लड़की अपने दोनों घुटनों में अपना चेहरा छुपाए हुए बैठी हुई थी। हमारे उस कमरे में प्रवेश पर उस पर जरा सा भी असर नहीं पड़ा, जैसे उसे पता ही नहीं चला कि कोई कमरे में आया है, जबकि हम दोनों काफ़ी आवाज़ करते हुए कमरे में आए थे। डॉक्टर चौधरी बोले, राहुल, तुम्हारा मोबाइल ज़रा निकालना। अरे, अब यहाँ पे मोबाइल का क्या काम? खैर, मोबाइल निकाला। ज़रा डेट और दिन देखो। देखकर जैसे मैं चौंक पड़ा। 9 मार्च 2009, दिन बुधवार। ये कैसे हो सकता है? आज तो 12 अक्टूबर 2022 है। मैंने जैसे ही डॉक्टर चौधरी की तरफ देखा, वो बोले, 9 मार्च 2009 बुधवार दिखा रहा है क्या? मैं कुछ बोल पाता, तभी घुटनों में सर छुपाई हुई लड़की ने अपना सर हमारी तरफ उठा दिया। उसकी तरफ देखकर मैं चौंक सा पड़ा था। अप्रतिम सुंदर थी वो लड़की। वैसे सुंदर लड़कियां मैंने बहुत देखी हैं, मगर ऐसा रूप, वो भी किसी मेंटल असाइलम के पेशेंट का। उसके चेहरे में अप्रतिम सुंदरता थी। असाइलम के इस वातावरण ने भी जैसे थोड़ा सा भी असर नहीं डाला था उसके इस रूप पे। मगर लड़की की आंखें ऐसी क्यों हैं? जैसे उनमें कोई तेज ही ना हो, बिल्कुल शून्य। मगर अगले ही पल जो घटना हुई, उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार न था। अचानक वो अपने बेड से उठी और तेजी से झपटते हुए मेरे पैरों से आकर लिपट गई और कहने लगी, मुझे निकालिए इस चक्र से, इस लूप से मुझे निकालिए, मुझे प्लीज निकालिए। और उसके बाद फिर से वहीं पास में जमीन में घुटनों में सर छुपाकर वैसे ही बैठ गई, जैसे कुछ पल पहले कुछ हुआ ही ना हो। अचानक डॉक्टर राय की आवाज आई, ओह माय गॉड, आई कैन बिलीव दिस इज हैपनिंग अगेन। मेरी हालत तो और बुरी थी। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हम दोनों ही तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल आए। डॉक्टर राय बिल्कुल शांत से हो गए थे। डॉक्टर राय ने कहा, राहुल, तुम्हें क्या लगता है लड़की की उम्र कितनी होगी? मैंने फाइल में उसकी बर्थ डेट नहीं देखी थी, इसलिए बोल पड़ा, जहाँ तक मुझे लगता है 25 या 26 साल। जरा फाइल में उसकी बर्थ डेट देखना। मगर उसे देखते ही मैं चौंक पड़ा। 3 जून 1983, मतलब 38 साल। उतना ही तो होना चाहिए। मगर राहुल, एक आश्चर्यजनक बात जानते हो? आज 5 साल बाद मैंने उस लड़की का चेहरा देखा और 5 सालों में उस चेहरे में 1 इंच का भी बदलाव नहीं दिखा मुझे। मतलब
आज 5 साल बाद उस लड़की ने अपना सर उठाया। अच्छा, अब ज़रा अपने मोबाइल में डेट चेक करो तो। मैंने तुरंत ही मोबाइल निकाल कर देखा, 12 अक्टूबर 2022। ये कैसे हो सकता है? कुछ पल पहले तो आज ही का डेट दिखा रहा ना। डॉक्टर चौधरी बोले, यस सर। राहुल, ये केस बहुत ही स्ट्रेंज है। ये लड़की असाइलम आई थी शायद सन 2009 में, मई के महीने में। उसके घर वालों ने बताया था कि 9 मार्च की एक एक्सीडेंट के बाद से ही उसके दिमाग में कुछ खराबी दिखने लगी थी और उसी के बाद उसे असाइलम में भर्ती किया गया। पहले पहले उसके घर वाले उससे मिलने आते थे, मगर धीरे धीरे उन लोगों ने आना बंद कर दिया। लड़की शुरुआत से ही इसी तरह घुटनों के बीच मुंह छुपाए बैठी रहती है, किसी से बातें नहीं करती। मैंने कई बार लड़की से बात करने की कोशिश की, मगर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं आश्चर्यचकित हो गया था। रिक्रिएशन फोबिया के मरीज के कमरे में अनंत का निशान। पता चला वो सारे इन्फिनिटी लूप अनन्या नहीं बनाए थे और उसके बाद धीरे 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 करके कमरे में उनकी संख्या बढ़ती चली गई। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लड़की का व्यवहार, डॉक्टर की बात, कमरे में इन्फिनिट का निशान, समय, क्या है ये सब? डॉक्टर राय कहे, राहुल, अपने कैरियर में अलग अलग तरह के पेशेंट देखे हैं, क्रूर, पागल, एरोगेंट, मगर इस लड़की का केस कुछ अलग है। राहुल, तुम आज के युग के लड़के हो सकता है तुम अलौकिकता, भूत प्रेत वगैरह नहीं मानते हो। मैं भी कभी नहीं मानता था, आज भी नहीं मानता हूँ, मगर एक चीज़ पर मुझे विश्वास है और वो है पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। मैंने मन ही मन सोचा, सठियाया हुआ इंसान तो कुछ भी विश्वास कर लेता है। मुझे आश्चर्यचकित करके डॉक्टर राय बोल पड़े, तुम मन ही मन सोच रहे होगे बुढ़ापे में मैं सठिया गया हूँ। मैं चौंक पड़ा। अरे नहीं सर, आप कहिए ना। मैंने इस लड़की को ठीक करने के लिए अथक प्रयास किया है राहुल। जब वो पहली बार हॉस्पिटल में आई थी तो मैं उसके साथ घंटों बिताता था, उससे बातें करता था, उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता था, मगर कहाँ कोई असर। वो हमेशा अपने घुटनों में मुंह छुपाए ही बैठी रहती थी। हाँ एक दिन, मगर हाँ एक दिन आज ही की तरह वो मेरे भी पैरों से लिपट कर बोली थी, डॉक्टर मुझे इस चक्र से, इस लूप से बाहर निकालिए। मगर कुछ ही मिनटों के लिए। उसके बाद फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। हाँ, उस आखिरी बार के अलावा। किस आखिरी बार? उस अनुभव की बात सोचकर मेरा पूरा शरीर सिहर उठता है। आज से 5 साल पहले का वो अनुभव, जिसके बाद 5 सालों तक उस कमरे में पैर रखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई थी राहुल। यू कैन नॉट बिलीव। मैं कैसे तुम्हें समझाऊं? तो तारीख थी 17 मार्च 2017। अब नॉर्मल डेज की तरह मैं उसका चेकअप कर रहा था। अचानक वो कूद कर मुझसे लिपट गई। भयानक पाश्विक रूप से वो मुझसे लिपट गई थी। क्या पाश्विक शक्ति सी उस छोटी सी लड़की के शरीर में, क्या भयानक चेहरा हो गया था उसका। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी पूरी जीवन शक्ति सुखती चली जा रही है। मेरा पूरा शरीर जैसे कमजोर पड़कर निढाल होता चला जा रहा था। मगर बेहोश होने के ठीक पहले मेरे गले में पहना हुआ दुर्गा जी का लॉकेट उसके हाथों में छुआ गया। होश आया तो खुद को अपने घर के कमरे में पाया। पता चला उसने मुझ पर अटैक किया था। उसके बाद से लड़की के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, मगर साल दर साल फिर कुछ भी ना होने की वजह से धीरे धीरे वो रेस्ट्रिक्शन हटाए जाने लगे। मगर उस घटना के बाद से मैं कभी भी उस कमरे में नहीं गया।
उस कमरे के पास जाने से ही ऐसा लगता है जैसे जैसे मेरे अंदर कोई कह रहा है कि वो कमरा पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है, वहाँ मुझे कदम नहीं रखना चाहिए। आज 5 सालों बाद मैंने उस लड़की को देखा, मगर सबसे खतरनाक बात यह है राहुल कि 2009 से 2017 तक जिस तरह का मैंने उस लड़की को देखा था, आज भी वो ठीक वैसी ही है। उसकी उम्र में जरा सा भी बदलाव नहीं हुआ है। डॉक्टर, अगर इन अलौकिक चर्चाओं को छोड़कर मेडिकल टर्म में अगर आप मुझे समझाने की कोशिश करें कि रिक्रिएशन फोबिया के मरीज होने के बाद भी वो इन्फिनिटी लूप क्यों बनाती है, तो वो तुमने मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है ना। खैर छोड़ो, अब वो इन्फिनिटी लूप कब बनाती है, कैसे बनाती है, इस बात का आज तक पता नहीं चल पाया। क्यों? उसके कमरे में सीसीटीवी कैमरा, उसके कमरे में आज तक सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया जा सका। जब भी कैमरा लगाने की कोशिश की गई है, कोई ना कोई फॉल्ट आ जाता है। क्या? मगर क्यों यही तो नहीं पता। हमारी बातचीत शायद और चलती, मगर तभी एक सिस्टर ने आकर कहा, डॉक्टर राय, सब कुछ तैयार है, आप लोग नीचे आइए। एक छोटी सी फेयरवेल पार्टी हुई और उसके बाद डॉक्टर राय को हम सभी उनकी कार तक छोड़ने गए। कार में बैठने से पहले मुझे करीब लाकर उन्होंने कहा, राहुल, ये असाइलम मेरा अपना जैसे था, अब मैं इसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। सबके साथ अपने जैसे व्यवहार करना, सबको प्यार से रखना और सोच समझ कर काम करना। मगर हाँ, एक बार और चिता दूँ, रूम नंबर 105 से बच के रहना। डॉक्टर राय की गाड़ी धीरे धीरे करके वहाँ से चली गई। पीछे रह गए मैं, असाइलम, वहाँ का स्टाफ, पेशेंट। और रात को फ्लैट में आकर हाथ मुँह धोकर सो गया। फ्लैट में अकेले ही रहता हूँ, इसलिए किसी के बारे में कोई चिंता नहीं होती है। दिन भर काफ़ी थकान हो गई थी, इसलिए लेटते ही साथ आंखों में नींद आ गई। मगर नींद आने से पहले तक मन में बार बार पता नहीं क्यों अनन्या का ख्याल ही आ रहा था। मन ही मन मैंने प्रण किया, चाहे जो हो जाए मैं अनन्या को ठीक करके ही छोड़ूंगा। उसे एक नया जीवन देना मेरा परम कर्तव्य है। सवेरे नींद से उठकर फ्रेश लग रहा, नहा धोकर असाइलम पहुंच गया। वहाँ पर सिस्टर से सारे पेशेंट्स की फाइल मंगाई और सबको अच्छे से देखने लगा। ज़्यादातर पेशेंट या तो दिमाग में चोट लगने की वजह से या किसी दुर्घटना से डिप्रेशन में चले गए या फिर जन्मजात मानसिक रोगी। मैं असली में उस खास फाइल को ही देखना चाह रहा था। अरे ये तो रहा, अनन्या चौधरी। केस हिस्ट्री में लिखा है 9 मार्च को एक कार एक्सीडेंट में सिर में चोट लगने के बाद से उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती गई। इसके बाद यहाँ खास कुछ नहीं लिखा है। तभी सिस्टर ने आकर कहा, डॉक्टर, आपके रूटीन चेकअप का टाइम हो गया है। हाँ आ रहा हूँ। ये असाइलम बहुत बड़ा नहीं है, ज़्यादा फेमस भी नहीं है, इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस यहाँ नहीं आते हैं। इसलिए जल्दी ही मेरा रूटीन चेकअप का काम ख़त्म हो गया, या कहें मैं जल्दी काम ख़त्म करना चाह रहा था। खासकर उस रूम नंबर 105 में जाने के लिए। वो कमरा जैसे चुंबक की तरह मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। अभी तक सिस्टर मेरे साथ ही असिस्ट कर रही थी, मगर रूम नंबर 105 में जाने की बात कहने पर अचानक ही उन्हें कोई काम याद आ गया और वो तुरंत ही वहाँ से सरक गई। समझ में आ गया था कि रूम नंबर 105 जाने की बात से जैसे वो डर सी गई थी और जाने से बचने के लिए उसने ये बहाना बनाया। खैर, मैंने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया और कमरे की तरफ चल पड़ा। मगर वहाँ से जाने से पहले सिस्टर ने कहा, डॉक्टर, उस कमरे में ज़्यादा देर न रहने में ही भलाई है। और फिर वहाँ से चली गई। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही जैसे एक अजीब सा अनुभव हुआ, जैसे यहाँ मुझे नहीं आना चाहिए था। मगर उस भावना को काट कर मैं कमरे के अंदर प्रविष्ट हो गया और फिर
आश्चर्यचकित भी हो गए। कल अनन्या को जिस जगह जिस हालत में बैठा छोड़कर गया था, ठीक उसी हाल में अभी भी बैठी हुई है, जैसे एक पत्थर की मूर्ति हो। मैं बोल पड़ा, मिस अनन्या, अनन्या, मेरी उपस्थिति जैसे उसके लिए कोई मतलब की। तभी एक बात दिमाग में कौन गई। मोबाइल निकालकर तारीख देखी, 9 मार्च 2009। शरीर में जैसे एक ठंडी सिहरन सी दौड़ गई। तो क्या डॉक्टर राय का कहना ही सही था? ये सब कुछ सामान्य पेशेंट की बात नहीं है, अपितु अलौकिक जगत की कोई घटना। पर नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ, एक मेडिकल का मानने वाला। उसके मन में ऐसी बातें कतई शोभा नहीं देती। अपनी इन भावनाओं को झटक कर फिर मैंने आगे बढ़कर धीरे से अपना हाथ अनन्या की पीठ पर रखा, मगर अगले ही पल जैसे बिजली का सा झटका लगकर मैं पीछे हट गया। किसी जीवित इंसान का शरीर इतना ठंडा हो सकता है? ऐसा लगा जैसे बर्फ छू लिया मैंने। तो क्या अनन्या मर चुकी है? मैंने तुरंत ही अपना हाथ उसकी नाक के पास ले गया। नहीं, सांस तो चल रही है, हाँ, बहुत धीरे धीरे। पल्स चेक किया, पल्स भी ठीक था। फिर धीरे धीरे रूटीन चेकअप किया, सब नॉर्मल था। तो फिर अनन्या का शरीर इतना ठंडा क्यों और सांसें इतनी धीरे धीरे क्यों चल रही हैं? अचानक ही दिमाग में बात आई कि अनन्या की आत्मा का बहुत कम अंश ही इस वक्त उसके शरीर में है, बाकी अंश कहीं और है। फिर खुद ही अपनी सोच पर हंस पड़ा। ये स्पिरिचुअल साधु संतों वाली थिंकिंग मेरे दिमाग में आ कैसे रही है? धीरे धीरे करके मैं उसके कमरे से बाहर निकल आया। शरीर बहुत ज़्यादा थका सका सा लग रहा। बाथरूम में जाकर पहले अच्छी तरह से हाथ मुंह धोया, फिर अपने चेम्बर में आके बैठ गया। दिमाग में ढेर सारे प्रश्न एक साथ खेल रहे थे, मगर अभी मुझे सबसे पहले अपने दिमाग को अच्छी तरह से ठंडा करना है। फिर दिमाग को ठंडा करके सामने पड़ी नोटपैड लेकर नोट्स बनाने लगा। सच में क्या अनन्या मानसिक रोगी है? तो फिर रिक्रिएशन फोबिया की ग्रस्त होने के बाद भी वो इन्फिनिटी लूप्स बनाती क्यों है? क्या किसी मेंटल पेशेंट के लिए संभव है कि 24 घंटे एक ही हालत में, एक ही रूप में स्थिर बैठा रह सके? उसका शरीर इतना ठंडा क्यों है? उसकी सांसें इतनी धीमी क्यों हैं? उसका बारे में मुझे कुछ ना कुछ जानना होगा। उसका अतीत जानना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। उसके कमरे में जाने से मोबाइल की डेट क्यों बदल जाती है? और कमरे में आज तक सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए जा सके हैं? और उन प्रश्नों का उत्तर भी मैं अपने ही दिमाग में सजाने लगा। शायद तक अनन्या की बीमारी ठीक से डायग्नोस्ड ही नहीं हो सकी है। उसके मुंह से सिर्फ मुझे इस चक्र से या लूप से बचाइए सुनकर ही उसे रिक्रिएशन फोबिया का मरीज मान लिया गया है। मुझे लगता है उसकी बीमारी कुछ और ही है। शायद उसके कमरे में सिग्नल्स और सैटेलाइट का कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मोबाइल की डेट बदल जाती है। उत्तर में लिख जरूर रहा था, मगर दिमाग में कहीं पे कोई खटका लग रहा था। कुछ एक बातें जाननी और जरूरी थी। इसके लिए हेड नर्स को बुलाया। कम इन सर। हाँ आइए। आपने बुलाया? हाँ बैठिए। असली में रूम नंबर 105 अनन्या चौधरी किस तरह से यहाँ लाई गई थी? अगले ही पल जैसे सिस्टर का चेहरा सफेद सा पड़ गया और उनके ये भाव परिवर्तन मेरी आंखों से छुप नहीं सके। वो एक कार एक्सीडेंट, हाँ वो मैं जानता हूं, मगर उसके अलावा उनके बारे में क्या कुछ भी नहीं पता चला? नहीं सर। मगर उसके चेहरे को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। देखिए, मुझे अगर सब कुछ ठीक से पता नहीं चलेगा तो मैं उसका इलाज कैसे करूंगा, इसलिए कुछ भी छुपाइए मत, क्लियर कट बताइए। छोड़िए ना सर, बहुत साल पहले की बात। देखो, इस तरह की बातों से कोई मतलब नहीं होगा। पहले की बात है कि बात की बात है वो मैं समझूंगा। आपसे जो पूछ रहा हूं मुझे वो बताइए। असली में सर
पूरा साफ साफ बताइए। सर वो लड़की एक मर्डरर है, खूनी है। क्या? सुनकर मैं जैसे चौंक पड़ा था। मतलब क्या वो पुलिस केस के तहत यहाँ पे भर्ती है? नहीं सर। तो फिर आपको कैसे पता चला कि वो खूनी है? सर आपने डॉक्टर राय पर हुए अटैक के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, उन्होंने मुझे खुद ही बताया था। तो डॉक्टर राय पर हुए अटैक के एक दिन पहले की बात है। उस दिन मेरी नाइट ड्यूटी थी। रात के यही कोई 1-1:30 बजे होंगे। अचानक उस लड़की के कमरे से बहुत जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। ये ऐसे तो पेशेंट के रूम से हंसने की आवाजें आना कोई असामान्य बात नहीं है, मगर उस लड़की के रूम से पहली बार इस तरह की आवाज आ रही थी। इसलिए मैं थोड़ा डर गई थी। इसलिए मैं थोड़ा तेजी से दौड़कर उसके कमरे की तरफ गई और दरवाजा खोल के ही जो मैंने देखा, क्या देखा? मैंने देखा वो दीवार पर एक बड़ा सा अनंत का आकार बना रही है और उसके साथ साथ बोली चली जा रही है, ऋषि ऋषि, तुम मुझे और यहाँ बांध कर नहीं रख सकोगे। मेरी मेरी मुक्ति के दिन आ रहा है। हाँ हाँ, अब ठीक है, मैंने तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक फेल करके तुम्हें मार दिया था, मगर मगर मैं क्या करती बताओ? तुम अगर जिंदा रहते तो मुझे तो शादी करनी पड़ती। नहीं और नहीं, अब तुम्हारे इस चक्र से, अब तुम्हारे इस लूप से मेरी मुक्ति होने वाली है। और उसके बाद मेरे कमरे में आते ही उसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। हो, क्या भयानक नजर थी उसकी। आंखें जैसे फटकर बाहर निकल आ रही थी। ऐसा लग रहा था वो मुझे खा जाएगी। डर के मारे मेरे दोनों पैर वहीं पर जम गए। तभी मैंने देखा वो मेरी तरफ बड़ी चली आ रही है। उसके चेहरे पर एक भयानक सी हंसी है। वो मेरे बहुत करीब चली आई। तभी अचानक उसे कुछ हो गया और वो धप से जमीन पर बैठ गई, घुटनों में मुंह छुपाए, जैसे हमेशा वो रहती है। फिर क्या हुआ? मेरी हिम्मत नहीं थी उसे छू कर देखने की, इसलिए मैं भागकर कमरे से बाहर आ गई। अगले दिन सुबह डॉक्टर राव को जब मैंने सारी घटना बताई तो वो दौड़ते हुए उसके कमरे की तरफ गए और उसी के बाद तो उन पर वो अटैक हुआ था। ओह माय गॉड! मगर आप इतनी श्योर कैसे कि वो एक खूनी है? ये पागलपन में कही हुई बातें भी तो हो सकती है। नहीं सर, उस घटना के बाद हम लोगों ने उसके फैमिली को कांटेक्ट किया था और वहां से पता चला था कि वो अपने मंगेतर ऋषि कुमार के साथ घूमने के लिए कार में निकली थी और तभी ब्रेक फेल होकर कार एक पेड़ से टकरा गई थी। ऋषि तो स्पॉट डेड हो गया था, मगर अनन्या को एक खरोच तक नहीं आई। पुलिस केस नहीं हुआ था? हुआ था, मगर अनन्या के पागलपन की वजह से वो बच गई थी और पुलिस ने उस पर शक भी नहीं किया। शायद सोचा था मंगेतर की मौत की वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई है और इसी बात के कुछ दिनों बाद ही उसके परिवार वालों ने यहाँ पे उसे भर्ती कर दिया। क्या दोबारा आप लोगों ने पुलिस से कांटेक्ट किया था? नहीं सर। और कांटेक्ट करके कहते क्या? एक पागल कह रही है कि वो खूनी है और कौन करता इस बात पर विश्वास? और अगर विश्वास कर भी लेता तो फर्क क्या पड़ता? आखिर घूम फिर कर उसे असाइलम में ही भर्ती कराया जाता। ठीक है, आप आइए, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाऊंगा। ओके डॉक्टर, कहकर सिस्टर चली गई। मैं अपनी कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद किए हुए सोचने लगा। एक बात दिमाग में बार बार घूम रही थी। डॉक्टर राय ने मुझे सारी बातें बताई, मगर इस घटना के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या वो नहीं चाहते कि अनन्या ठीक हो? हाँ, इस घटना के पता चलने से मेरे दिमाग में एक बात तो पानी की तरह साफ हो गई थी। अनन्या एक सोफिस्टिकेटेड फैमिली की लड़की थी जिसकी शादी ऋषि नाम के किसी लड़के से होने वाली थी। किसी कारण से शायद अनन्या ये शादी नहीं करना चाहती थी, मगर ना कहने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसी के चलते उसके दिमाग में जुर्म के कीड़े ने जन्म लिया और उसने ये काम कर दिया। इस धरती पर सबसे ज्यादा मनोबल किसका होता है जानते हैं? एक क्रिमिनल का। एक इंसान को मारने के बाद भी उसके मन में किसी भी तरह की ग्लानि जन्म नहीं लेती है, अपितु
अपने कार्य को सही सिद्ध करने और बार बार रिपीट करने की इच्छा जागे तो वो एक सीरियल किलर बन जाता है। ऐसे खूनी या तो आत्मबल से भरपूर होते हैं या फिर मानसिक रोगी होते हैं। आपके और मेरे जैसे साधारण लोग मर जाएंगे मगर किसी का खून नहीं कर सकेंगे, और भूलवश अगर कर भी बैठे तो आत्मग्लानि से भर जाते हैं। और ज्यादातर देखा गया है ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी मानसिक रोगी बन जाते हैं, और यही अनन्या के केस में भी हुआ है। अपने मंगेतर को मारने के बाद आत्मग्लानि से भरकर वो खुद को संभाल नहीं सकी है और मानसिक रोगी में परिवर्तित हो गई है। उसकी अंतरात्मा ने उसे बार बार कचोटा है और शायद इसी के चलते वो डिप्रेशन की मरीज बन गई, और यही उसके डिप्रेशन का कारण बना है जो एक बहुत बड़ा केस बनकर सामने आया। मगर मैं भी डॉक्टर राहुल सरकार हूं। जब मैंने मन में ठान लिया है तो किसी की भी हैसियत नहीं है कि वो मुझे उस लड़की को ठीक करने से रोक सके। मैं हर हाल में उसे पूरी तरह से स्वस्थ करके ही रहूंगा, मगर उससे पहले मुझे बहुत सारी बातें जाननी है, विशेषकर अनन्या की मेडिसिन्स और खाने पीने के बारे में। उसे धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में लाना ही होगा। जैसे जैसे वो नॉर्मल लाइफ में आती जाएगी वो ठीक होती जाएगी, और उसके लिए जरूरी है प्रॉपर डाइट और मेडिसिन, और उसके साथ साथ दिल खोल कर किसी से बातें करना। और आखिरी काम के लिए तो मैं हूं ही। साइकोलॉजिकल केस के क्षेत्र में कहा जाता है कि पहले बीमारी पकड़ना सबसे जरूरी है। बीमारी पकड़ ली तो समझो 80% केस तो ऐसे ही ठीक हो गया। बाकी बचे 20% को ठीक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर अभी भी एक प्रश्न का जवाब मेरे सामने नहीं आया था, अनन्या के डिप्रेशन से रिक्रिएशन फोबिया का क्या संपर्क है? आशा करता हूं वो जैसे ही मुझसे बात करने लगेगी मैं इस विषय में भी जान जाऊंगा, मगर अभी जरूरत है उसकी मेडिसिन और खाने पीने के बारे में जानकारी लेने की, और उसके लिए एक बार फिर से मुझे जरूरत थी हेड नर्स की। आ सकती हूँ सर? हाँ हाँ आइए। आपने बुलाया? हाँ, मुझे जानना है कि रूम नंबर 105 के पेशेंट को किस तरह से खाना दिया जाता है। असली में सर आप इस तरह से भूमिका बांधकर क्यों बात करती हैं? कोई भी बात का सीधा जवाब तुरंत दीजिए। वो सर सर उस कमरे 105 में कोई अंदर नहीं जाता है, तो फिर खाना कैसे देते हैं? हम लोग दरवाजा थोड़ा सा खोलकर खाना अंदर दे देते हैं और रात को उसी तरह से थाली ले आते हैं, और ऐसे ही रात में भी थाली दे आते हैं और सवेरे थाली ले आते हैं। क्या एक मेंटल पेशेंट के साथ आप एक खतरनाक खूनी की तरह का व्यवहार करते हैं? एक मेंटल पेशेंट जिसको मेंटल सपोर्ट की जरूरत है उसे आपने अकेला करके रख दिया है। वो ठीक कैसे होगी? अरे उसको तो ठीक से ट्रीट ही नहीं किया गया है। असली में सब वो तो जस्ट शट अप। अब भी मुझे अनन्या की सारी मेडिसिन हिस्ट्री चाहिए। सर आज तो मेरी शिफ्ट खत्म हो गई थी और आपको भी तो बहुत दूर जाना है सर। 7 बज रहे हैं। कल सवेरे आके मैं सब कुछ। बात सही कही थी हेड नर्स ने। मुझे वहां से बहुत दूर जाना था अपने फ्लैट, और असाइलम शहर से बाहर की तरफ था। रास्ता थोड़े से अंधेरा होने के साथ साथ बिल्कुल सुनसान सा हो जाता था। अतः मैंने उन्हें कल सुबह फाइल लाने की बात कहकर छोड़ दिया। जो सोचा था वही हुआ। निकलते निकलते 8 बज गए। रास्ता पूरी तरह से सुनसान हो गया था। मेंटल असाइलम शहर से बाहर होने की वजह से दिन के समय थोड़े लोग ही चलते फिरते हैं, रात को तो पूरी तरह से सुनसान हो जाता है। और फिर रास्ते में एक जंगल सा इलाका भी पड़ता है। ज्यादा बड़ा नहीं, मगर फिर भी मुश्किल की बात यह है कि उस इलाके में स्ट्रीट लाइट नाम की कोई चीज नहीं है। जगह बहुत ही सुनसान और अंधेरे भरी हो जाती है। भूत प्रेत से डर मुझे कभी नहीं था। जिनका अस्तित्व भी नहीं उनसे क्यों डरूं? डर लगता है तो बस इंसानों से। इस
जंगल झाड़ी में अगर कोई मार पीट कर लूट पाट कर फेंक कर चला गया तो मैं क्या करूंगा। आज के हालात में तो 100-500 रुपए के लिए भी किसी का खून कर देना लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं ये सुनसान इलाका जल्द से जल्द पार कर। मनी मन गाना गुनगुनाता हुआ मैं जल्दी से जल्दी उस जगह पे पहुंचना चाहता था। कार तेजी से चलाते हुए मैं वहां पहुंचा। अब जल्द से जल्द इस इलाके को पार करके मैं निकल जाना चाहता था कि कार की स्पीड मैंने बढ़ा दी थी। ऐसा लगा जैसे गाड़ी की हेडलाइट जो अब तक बहुत तेज चल रही थी इस इलाके में आते ही साथ जैसे थोड़ी धीमी सी हो गई। मनी मन हंस पड़ा। परिस्थितियां मनुष्य को क्या क्या सोचने पर विवश कर देती हैं। तेजी से गाड़ी चलाता हुआ मैं आगे बढ़ा चला जा रहा था। वो इलाका बस पार होने ही वाला था कि ये क्या, 3-4 हाथ की दूरी पर एक इंसानी आकृति खड़ी है। मैं घबराकर तेजी से ब्रेक मार